नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। जैसा कि कल हमने क्षेत्रमिति की फर्स्ट क्लास देखी थी, जिसमें आपने आकृतियों के बारे में बेसिक समझ आपने डेवलप की होगी कि किस तरीके से घन घनाभ बेलन शंकु गोला और इस तरीके की आकृतियाँ आपके आगे पूरे चैप्टर में काम आएगी। तो उन आकृतियों के बारे में जब आपने समझ दिमाग में डेवलप कर ही लिए, तो आज हम उनके बारे में धीरे धीरे टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूले के साथ में समझते हुए, एक समझ के साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। किस तरीके से आप इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप खुद कर पाएंगे, आप देखेंगे। बस हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो ये हमारी अगली क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि घन जिसके सभी पृष्ठ बराबर होते हैं वो आकृति होती है घन। और घनाभ, घन और घनाभ दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन घनाभ में आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं और घन में सभी के सभी 6 पृष्ठ बराबर होते हैं। तो एक एक करके इन आकृतियों को देखेंगे और इनके फॉर्मूलेस को समझते हुए हम आगे इनके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं प्रतीक जैन आपके साथ में इस क्लास की आज शुरुआत करते हुए देखेंगे। सबसे पहले घन, ये होती है घन की आकृति। कल हमने आकृति को भी समझा था कि किस तरीके से घन, एक तरह से आपने इस क्यूब को देखा था। ये क्यूब, इसके ये 6 पृष्ठ होते हैं, 4, 5 और 6। इन 6 पृष्ठों में किस तरीके से आपको ये आकृति समझनी है। ये आपको एक घन है जिसमें 6 पृष्ठ हैं। उस 6 पृष्ठ में कोने कितने और भुजाएं कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। कि जैसे ये घन है, घन का अगर आप देखो, ये घन को अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको 8 कोने दिखेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पे 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, कैसे भी आप मान लो, इसमें आपको 8 ही कोने दिखेंगे। इसमें देखोगे आप तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और ये पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा वो 8। इस तरीके से घन में कोने कितने होते हैं? 8। और किनारे, किनारे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एज, तो किनारे कितने होते हैं इसमें? 12। 12 किनारे कैसे होते हैं कि जैसे आप इसमें देखेंगे, 4 तो यहाँ ऊपर, 1, 2, 3, 4, 4 ये बीच में, 2, 3, 4 और 4 ही नीचे, 1, 2, 3, 4। अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 यहाँ पे ऊपर की तरफ, 4 यहाँ नीचे की तरफ और 4 इनको जोड़ने वाले, ये और ये। आपके पास में इस तरीके से इसके 12 किनारे होते हैं। और फलक, जैसा कि हमने कल देखा ही था कि घन में और घनाभ में दोनों में 6 फलक होते हैं। ये 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से हमारे पास में घन में फलक 6, कोने वर्टेक्स कोने 8 और किनारे 12 होते हैं। अब हम देखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन कैसे कि जब हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। लेकिन इसमें तीनों बराबर होती है। जो इसकी लंबाई होती है वही इसकी चौड़ाई होती है और वही उसकी ऊंचाई होती है, तीनों बराबर होती है। तो उसको हम एक भुजा, भुजा यानी कि ए से मान सकते हैं। भुजा को ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए से लिखते हैं। तो ये भुजा को, ये भी एक भुजा हो गई, ये भी एक भुजा हो गई और ये भी एक भुजा हो गई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम भुजा है, इसलिए इसका आयतन जब हमें निकालना है तो एक भुजा को दूसरी भुजा से, दूसरी भुजा को तीसरी भुजा से, इस तरीके से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा भुजा क्यूब। जब भुजा को भुजा से और एक और बार, तीन बार हम भुजा से गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है घन का आयतन। ये आपको याद रखना है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बात किया था, जिसमें हम बाहरी क्षेत्रफल, ये जो कलर हो रहा है, जैसे ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, ये येलो और ये ऑरेंज, इस तरीके से जो 6 पृष्ठों पे जो कलर हो रहा है, जब आपसे पूछे कि इनको 6 पृष्ठों को कलर करना है तो वहां आपके पास में काम आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपके पास में फॉर्मूला है। कैसे? अगर एक पृष्ठ का आपको निकालना है तो ये होता है वर्ग। जैसा कि कल बताया गया था कि वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर।
6 इंटू भुजा स्क्वायर। इससे हमें 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे 6 के 6 पृष्ठ का। इसलिए मैंने कहा था कि वर्ग इसमें काम आता है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे कि आप ऊपर वाली भुजा छोड़ दो, नीचे वाली भुजा छोड़ दो। जैसे ऊपर वाला पृष्ठ छोड़ दो और नीचे वाला पृष्ठ छोड़ दो। जैसे कि आपको एक बता दिया जाए कि कमरा है, उस कमरे की चारों दीवारों पे पेंट करना है, तो चारों दीवारों पे पेंट करना है और कमरा घनाकार है। घनाकार कमरे में जब चारों दीवारों को पेंट करेंगे तो उसमें काम आएगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब उसमें 4 ही पृष्ठ काम आ रहे, 2 इधर के और 2 इधर के। जब 4 पृष्ठ काम आ रहे तो इसलिए उसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कैसे कि कोई घनाकार बॉक्स है, उस बॉक्स में जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि कोई घनाकार बॉक्स है, उसके अंदर सबसे लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी कैसे रखेंगे, अगर हम सीधे रखेंगे तो भी वो सबसे बड़ी नहीं होगी, आड़ी रखेंगे तो भी सबसे बड़ी नहीं होगी, खड़ी रखेंगे तो भी सबसे बड़ी नहीं होगी। लेकिन हम तिरछी रखेंगे, इस कोने से और नीचे इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक जब हम कोई छड़ को रखेंगे इन दोनों कोनों को मिलाते हुए, तो वो उसकी सबसे लंबी छड़ होगी। जैसे कि आप ये देखिए कि जब हम इस कोने से अंदर इस कोने तक मिलाते हुए जब कोई छड़ रखेंगे अंदर, आगे वाले ऊपर की आगे से नीचे की तरफ पीछे वाले कोने तक मिलाकर कोई तिरछी तिरछी कोई छड़, जैसे कमरे में आप देखो एक घनाकार कमरे में हो तो उस वाले कोने से लेकर के इस वाले कोने तक, इस तरीके से जब हम कोई छड़ रखेंगे तो वो उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होगी। और वही उसका क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण बिल्कुल तिरछा, जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वही उसके विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होता है उसका, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ये होता है घन का विकर्ण। तो हमने इसमें कुल मिलाकर के 3 सबसे मेन फॉर्मूले पढ़े। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और एक पढ़ा घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। ये 3 फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में आपके पास में घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो कि इससे ही बन के आया है। आपके पास में कोई एक अलग सा फॉर्मूला नहीं है, आपने जब ये याद कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा जब हम इसमें 4 ही पृष्ठ काम आ रहे हैं। तो इस तरीके से घन के आपको सारे फॉर्मूले आपको पता चल चुके। आप इनको अभी के अभी याद कर लीजिए। आप इनको देख करके, एक 3 ही तो फॉर्मूले, भुजा क्यूब, 6 इंटू भुजा स्क्वायर और √3 इंटू भुजा। तो इन 3 फॉर्मूलों को आप याद कर लोगे तो आपके पास में इसी क्लास में जब इनके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पीछे आकर के फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस समझ में आएंगे और आप खुद कर पाओगे। जैसे कि हम आगे चलते हैं, यह आपके पास में कुछ चीजें हैं जो आपके पास फॉर्मूला या क्वेश्चंस करने में काम आएगी। जैसे कि अभी आया √3 इंटू भुजा। अब अगर आपको √3 का मान नहीं पता तो आपके पास में लास्ट में जब आप कट करोगे, सॉल्यूशन सोल्व करोगे, तब आपको √3 का मान नहीं पता तो आप उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कुछ चीजें जिनका मान आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले √3 का मान होता है 1.732, 1.732। ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है, √3 कुछ जगह तो √3 से √3 कट जाएगा, जहां नहीं कटेगा वहां पे आपको ये सोल्व करके लिखना है 1.732। ऐसे कई जगह पे √2 आएगा, √2 का मान क्या होता है 1.414, 1.414। तो ये √3 का मान हो गया 1.732 और √2 का मान हो गया 1.414। इसी तरीके से ये होता है पाई। पाई से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कल मैंने बताया था पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। इसी तरीके से कुछ हमारे पास में बेलन में, इनमें आयतन में क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करवाएगा। तो आपके पास में फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको क्वेश्चन करना पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन लास्ट में एक स्टेप आएगी कि जब आपको मीटर को लीटर में चेंज करना होगा, और अगर वो नहीं आता तो फिर आपके पास में फाइनल आंसर नहीं आएगा। इसलिए आप इसको अभी से याद कर लो कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। और ऐसे ही कई बार मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करवाता है, तो आपको यहाँ भी याद कर लेना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपने कई बार देखे भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखे या आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कम से कम इतना तो याद कर ही लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। जब ये आयतन वाले क्वेश्चन आएंगे वहां ये काम आएगा
कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। बाकी ये तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपको अपने आप ही धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कई बार कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत कर जाते हो कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कभी 100 कभी 1000, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता और अनुपात काम आएगा, उसी तरीके से मीटर को लीटर में कन्वर्जन या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन ये काम आएगा। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते हुए चलिए, तो हम देखेंगे इनका उपयोग कैसे आता है। सबसे पहले एक और चीज़ कि आपने बचपन से कई बार इसके स्क्वायर और क्यूब्स याद करने की कोशिश की होगी, ये कुछ ने कर भी लिए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। अब उनका फायदा ये है कि जो स्क्वायर या क्यूब को याद कर लेगा वो कैलकुलेशन में आपके पास में टाइम बचेगा। पेपर में आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, तो जैसे जैसे आप इन स्क्वायर्स को या क्यूब को याद कर लोगे तो आपके पास में पेपर में उस एक तो आप वहाँ पे पेपर में आप सोल्व करोगे 17 × 17 क्या है, लास्ट में आपके पास में ये स्टेप आ जाए। एक तो आप 17 × 17 सोल्व करते रहो, और एक आपको सीधे सीधे पता है 289, तो आप सीधे टिक कर दो। तो इनटू करने में वैसे वहां पे आपके पास अगर टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मैथ्स में आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो आपको इस तरीके से स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। जैसे कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 196, 14 का 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का आपको पता है 400। तो इतने तो कम से कम स्क्वायर आपको याद करने ही होंगे। और क्यूब्स, क्यूब्स ऐसे कि जब आप आयतन निकालोगे तब आपके पास में ये संख्याएं सीधी की सीधी काम आएगी, सीधी की सीधी। आपके पास में आयतन में यही डिजिट दिए हुए होते हैं, आपके पास में सीधे सीधे दे देगा कि 512 किसी का आयतन है तो उसकी भुजा क्या है, या फिर 216 किसी का आयतन तो उसकी भुजा क्या है। अगर आपको ये याद है, क्यूब्स अगर आपको याद है तो आप उसका मान सीधे के सीधे आप क्वेश्चंस में काम में ले सकते हैं। और अगर क्यूब याद नहीं है तो आप वही पुराने तरीके से आप इस तरीके से एक 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 करके आप इनको सोल्व करके 2 के जोड़े 3 के जोड़े बना के इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना टाइम वहाँ पे होता नहीं है, और ये कोई बहुत ज़्यादा संख्याएं भी नहीं है। जहाँ आप मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले याद कर लेते हो, जीके में आप इतने सारे टॉपिक्स, इतनी सारी थ्योरी आप याद कर लेते हो, तो ये इतनी छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ इसलिए क्योंकि ये जरूरी है, ये याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जरूरी है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लिए पेन से आप इसको लिख करके आपके सामने दीवार पे चिपका दो। आप इसको 3 से 4 दिन सिर्फ देखोगे, 3 से 4 दिन रोज 2-5 मिनट 2-5 मिनट देखोगे, आपको सीधे याद हो जाएगा। जब ये चीज़ें काम में आती है तो ये याद रहती है, अगर ये आप काम में नहीं लोगे, आप कभी देखोगे नहीं तो आप वैसे भी भूल जाओगे। इसलिए आपको केवल इनको देखना है, याद अपने आप हो जाएगा ये। ठीक है, और काम में ये हमारे पास है, पूरे टॉपिक में काम आएगी ये। मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि किस तरीके से काम आती है। तो क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। क्यूब मतलब होता है जैसे 2 का क्यूब कैसे कि 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2, ये होते हैं क्यूब्स। और स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं 2 को 2 बार, मतलब कोई भी संख्या है उसको 2 बार गुणा करना है, ये होता है स्क्वायर। और ये होता है क्यूब। तो क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 10 का आपको वैसे भी पता है कि 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 3 जीरो आ जाएगी। तो आपको ये गिने चुने ये 8 क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये स्क्वायर और क्यूब याद कर लो आप, 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब भी याद कर लो तो काफ़ी है। और अगर आप करना चाहो तो ये आगे भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 20 से 30 तक स्क्वायर और 12 तक क्यूब है। 11 और 12 का भी काम आ जाता है, इसलिए 11-12 का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, सबसे पहले हम थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके अंदर क्वेश्चन करने की समझ डेवलप हो। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने लग जाएंगे तब हम इसमें अंदर डीपली क्वेश्चंस पे जाएंगे। और जब आपके पास ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, तब हम आएंगे इनके मिक्स क्वेश्चन पे, जिसमें शंकु, गोला, बेलन इन सबके एक साथ क्वेश्चंस आते हैं। वो उसकी एक क्वेश्चंस, केवल सिर्फ क्वेश्चंस की क्लास होगी, वो तब होगी जब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। तो मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल लो लेवल से चलते हुए आपको बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप इनको साथ के साथ याद करते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक घन की भुजा 6 मीटर है। इसमें दिया है एक घन की भुजा 6 मीटर है, तो एक घन का, उस घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो और आयतन निकालो। तो ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं क्वेश्चंस, आप इनको करोगे तो आपको फॉर्मूला का यूज लगाना पता लग जाएगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है, अभी अभी हमने देखा कि 4 इंटू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर जब हम करेंगे तो भुजा की जगह हम रखेंगे 6, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर। अब जिसको 6 का स्क्वायर याद है वो यहाँ पे सीधे रख देगा कि 36। अगर याद नहीं है तो आप 6 को 6 से गुणा करते रहोगे। 6 तो बहुत छोटी संख्या है, ये भी मान लो आप यहाँ पे 16 होता या 22 होता तो आपको स्क्वायर याद होता तो आप सीधे के सीधे यहाँ पे रख देते, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका टाइम बचता। तो स्क्वायर क्यूब सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए, जिसको टाइम बचाना है वो उनको याद कर लेगा। जो सोचता है कि मैं तो कैलकुलेशन कर लूंगा, कैलकुलेशन फास्ट है और मुझे याद नहीं करना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहिए। तो इसको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 144 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा को मैंने बताया कि ए भी लिख सकते हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर है, तो 6 इंटू भुजा क्या है आपके पास में 6 मीटर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया ये 3 बार 6। अगर आपको 6 का क्यूब याद है, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आपको याद है कि 216 होता है, तो फिर आप इसका आंसर सीधे रख सकते हैं, नहीं तो आप गुणा करके लिखेंगे। इसलिए मैंने बताया कि स्क्वायर क्यूब आपके इंपॉर्टेंट है। ये आ गया 216। फिर जैसे कि आयतन, आयतन क्या, आयतन हमें पता है कि भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, भुजा का मान है 6, 6 का क्यूब आप सीधे सीधे रखोगे तो ये वापस 216। इस तरीके से ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे कि जैसे कि अगर भुजा ये है तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा और आयतन क्या होगा। वो जो फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आगे हम देखेंगे और फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि घन का आयतन क्या है, घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। इन पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू उठा करके रखनी है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग आपको सिर्फ आकृतियों में लगाना है कि कौन सी आकृति को खोल दिया तो क्या बन जाएगी, कौन सी आकृति को बंद कर दिया तो क्या बन जाएगी। वो आकृतियों का दिमाग कैसे लगेगा, जब आप इनको उन आकृतियों को यहाँ लाइव देखेंगे। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उनकी मैं आपको यहाँ इमेज दिखाऊंगा कि कैसे तरीके से, किस तरीके से आपको वो आकृतियां काम आती है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मूले क्या क्या है और फॉर्मूले के अंदर आपको सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ आयतन दिया है 512, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 512 आयतन है। तो घन की भुजा क्या होगी, अब हमें पता है कि आयतन बराबर भुजा क्यूब है, सीधे सीधे रखा। अब इधर क्यूब है और हमें सिर्फ भुजा का मान चाहिए, तो हम इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल, घनमूल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्गमूल कैसे निकालते, कोई संख्या है एक्स का स्क्वायर बराबर 16, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, यानी कि यहाँ तो बच गया एक्स और इस अंडर रूट का मतलब हो जाता है, जब अंडर रूट 16 का मतलब आ जाता है 4। इसी तरीके से जब इस तरफ क्यूब है, क्यूब है तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, हिंदी में हम बोलते हैं घनमूल। जैसे कि कोई एक्स है, एक्स का क्यूब बराबर 27 है और हमें इसका केवल x का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट लेते हैं, इसको यहाँ इसी तरीके से चिन्ह और यहाँ पे 3, इसमें भी ऐसे ही इसी तरीके का चिन्ह और यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ क्यूब से क्यूब रूट कट गया, यहाँ तो बचा x और यहाँ पे आपको पता है कि 27 का घनमूल क्या होता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए 27 किसका घन होता है, किसका क्यूब होता है। जो भी हमने एक टेबल में देखा था कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। अगर आपको ये पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, ये आपको पता होगा। यानी कि जैसे 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8, 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन में जब यहाँ सीधे सीधे दिया हुआ है कि 512, आपको पता है 512 का क्यूब रूट, 512 का आपको निकालना है क्यूब रूट और इधर हो जाएगा आपके पास में भुजा क्यूब का क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, इधर बची आपके पास भुजा। और आपको यदि पता है कि 8 का क्यूब होता है 512,
तो आप इसका मान सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये 8। तो भुजा का मान आ गया यहाँ पे आपके पास में 8। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। वही आप बचपन में जैसे करते थे कि 512 लिखा, फिर इसके यहाँ पे टुकड़े किए कि 2 से कितनी बार गया, फिर 2 से किया, फिर 2 से ये गया, फिर 2 से गया ये, फिर 2 से गया ये, फिर 2 से गया, फिर 2 से। इस तरीके से आप बार बार भाग देख करके जब तक ये आखिरी बार जाता है इस तरीके से भाग देते थे। फिर आप यहाँ क्यूब घनमूल निकालने के लिए आप यहाँ 3 3 के जोड़े बनाते थे, ये 3, ये 3 और ये 3। और फिर आप लास्ट में इनको लिखते हो तो 2 × 2 × 2, और फिर आखिरी में जब आप जाकर के मान निकालते हो तो इतनी बड़ी प्रोसेस करने के लिए आपके पास में एग्जाम में टाइम नहीं होता। इसलिए आपको ये चीज़ सीधे के सीधे याद करनी पड़ेगी कि 8 का क्यूब होता है 512, 9 का 729, 10 का 1000। इस तरीके से आपको जब ये क्यूब याद हो जाएंगे तो आपके पास में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें नहीं जानते। अगर आसपास की चीज़ें अड़ोसी पड़ोसी को आप जानने लग जाओगे तो आपके पास में उन क्वेश्चंस के साथ में रहना आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको आसपास का अड़ोसी पड़ोसी क्या है, क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को एक ही बार में 512 को देख करके सीधे आप यहाँ बता सकते हैं कि ये 8 आएगी भुजा। 1 सेकंड में सिर्फ देख के आप बता देते, इतना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रोसेस आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उनका क्यूब और क्यूब रूट का याद कर लोगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि उनको याद ही कर लो, वरना इतना टाइम तो वहाँ पे नहीं मिलता। ये तो सिंपल संख्या थी इसलिए जल्दी से हो गया, वरना कई बड़ी जटिल संख्याएं भी आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमने देखा कि एक घन, जैसे कि हम देखेंगे कि ये घन है, घन के एक पृष्ठ का, जैसे कि आप कोई सा भी एक पृष्ठ ले लीजिए, ये इसके एक पृष्ठ का परिमाप है 56 सेंटीमीटर। घन का एक पृष्ठ होता है ये, इसको अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं तो आप ये लीजिए, ऐसे बना लेते हैं अपन तो। जैसे कि ये घन है, घन का एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ बन गया, ये सिर्फ एक पृष्ठ। ये घन के एक पृष्ठ का आपको दिया है परिमाप 56 सेंटीमीटर। अब परिमाप जब आपको 56 सेंटीमीटर दिया है और मैंने आपको बताया है कि घन का एक पृष्ठ क्या हुआ, घन का एक पृष्ठ हुआ ये वर्ग। सिर्फ एक पृष्ठ को देख रहे हैं, बाकी पूरे घन को नहीं देख रहे। सिर्फ आप ये समझ लो ये एक लेयर काट दी गई है, तो ये एक लेयर को देख रहे हैं, बाकी का आपको कुछ भी नहीं देखना। तो ये एक लेयर, ये सीधे के सीधे ये, इसका आपको दिया परिमाप। तो आपको समझ में आ गया कि ये परिमाप किसका हो गया, वर्ग का। आपको आकृतियों में यही चीज समझनी है कि घन का एक पृष्ठ क्या हुआ, घन का एक पृष्ठ हुआ वर्ग। घन का एक पृष्ठ एक वर्ग बना, तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप क्या हुआ, एक वर्ग का परिमाप हुआ 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप आपको पता है क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा आपको वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पता है, और इसका मान क्या है आपके पास में 56 सेंटीमीटर। तो इससे हम भुजा का मान निकाल सकते हैं कैसे, जब यहाँ 4 गुणा में तो इधर जाकर के 4 हो जाएगा भाग में, तो भुजा आपके पास में क्या आ गई 56/4। जब यहाँ कोई चीज गुणा में होती है तो बराबर के इस तरफ जाकर के भाग में चली जाती है, ये पक्षांतरण में इस तरीके से भाग में। और यहाँ कोई चीज भाग में होती है, अपोन बटा में होती है, तो वो चीज इधर बराबर के ऊपर आकर के गुणा में हो जाती है। अब इसको एक भुजा का मान कैसे निकालेंगे हम, वही 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, एक हासिल का बचा, 4 चौक 16, ये आ गए 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है ये भुजा। भुजा का मान हमारे पास में आ गया 14 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या चाहिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से उठा करके ये 14 सेंटीमीटर इस भुजा की जगह रख देंगे। भुजा का मान है 14 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे रखेंगे तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर। अब वही बात आ गई, अगर आपको ये याद है कि 14 का स्क्वायर 196 है, 14 का स्क्वायर 196 अगर आपको याद है
तो आप यहाँ पे सीधे सीधे उठा करके रख देंगे, नहीं तो आप गुणा करेंगे। इसीलिए मैं बताया हूँ कि इस तरीके से आपके पास में ये काम आते हैं। 14 का स्क्वायर 106 में लिखा तो ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको 6 से गुणा कर दो, 6 36, ये आ गया आपके पास 1176। इस तरीके से ये सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। एक एक फॉर्मूले को किस तरीके से काम में लेना है, उन फॉर्मूले का मैं बिल्कुल बेसिक बताते हुए चल रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले में समझ में आ रहे हैं और आपको ये पूरी क्लास समझ में आ रही है। और अगर ये क्लास इसी तरीके से आपको समझ में आ रही है तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और क्लास को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब कोई घन है, उसकी ऊंचाई आपको दे दी 3 मीटर, उसकी ऊंचाई आपको 3 मीटर दी है। इसका मतलब क्या है, घन की सारी भुजा बराबर होती है, तो चाहे ऊंचाई दे चाहे चौड़ाई दे चाहे लंबाई दे, सबका मान क्या है 3 मीटर। यानी कि 3 मीटर क्या हो गया इसकी भुजा, घन की एक भुजा है ये। अब घन की भुजा आपको पता है कि 3 मीटर है और यहाँ पूछ रहे हैं कि घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। मैंने बताया घन या घनाभ में आपसे ये पूछे कि रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो उसका विकर्ण। विकर्ण ही होता है जो सबसे लंबी छड़ होती है, जो एक घनाकार या घनाभाकार कमरे में रखा जा सकता है। तो विकर्ण का मान हमें निकालना है। तो विकर्ण का अगर आपको फॉर्मूला पता है, विकर्ण का फॉर्मूला आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हैं, वही √3 इंटू भुजा, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे √3 इंटू भुजा, तो √3 आप ऐसे कैसे लिखेंगे, और भुजा का मान क्या है 3 मीटर। तो यही इसका आंसर है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 √3, कैसे भी लिखो आप, इसका मतलब वही होता है 3 √3 इसका माना जाएगा घन के एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेम क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहे होंगे फॉर्मूले से। ये देखो आप, ये रहा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है √3 इंटू भुजा, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, और यही क्वेश्चन हमने किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने इसके घन के सारे फॉर्मूले पे आपने बेसिक क्वेश्चन देख लिए। कौन सा, विकर्ण का फॉर्मूला हो, चाहे से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, या आयतन हो। आयतन से चाहे भुजा निकलवाए, चाहे आयतन से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलवाए, तो आयतन से भुजा निकाल के और फिर आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। फॉर्मूले वही 3 या 4 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जिन्हीं को आपको रखना है, सिर्फ मान उठा करके आपको रखना है। आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपके पास में कोई बहुत जटिल चीज नहीं आती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, घनाभ। घनाभ क्या, वही जैसा मैंने बताया कि घन में तो आपके पास में 6 पृष्ठ होते हैं बराबर, लेकिन घनाभ में 6 बराबर नहीं होते, उसमें आमने सामने के पृष्ठ होते हैं बराबर। जैसे इस वाले से बराबर होगा पिछला वाला, इस वाले से बराबर होगा ये वाला, और ऊपर वाले से बराबर होगा नीचे वाला। जैसे हमने कल लाइव देखा था, इस तरीके की कोई आकृति है, तो इस तरीके की आकृति में ये वाला और ये वाला बराबर है, इधर वाला और इधर वाला बराबर है, और आगे वाला और पीछे वाला बराबर है। इस तरीके की आकृति होती है घनाभ। जैसे कि मिठाई का डिब्बा हो गया, सीपीयू हो गया कंप्यूटर का सीपीयू, ये एलईडी पैनल अगर इसकी भी मोटाई है बराबर है तो ये भी हो जाता है एक घनाभार आकृति। कोई सा भी बॉक्स आप देखते हैं जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई सेम नहीं है तो वो चीज़ बन जाती है घनाभ। अब घनाभ में मैंने बताया वही सतह कितनी होती है, सरफेस फलक होते हैं इसमें 6, और इसी में कोने होते हैं 8। कोने वही 4, ये 2 3 4, और 4 इस तरफ 1 2 3 4। आपके पास में ये 4 ये और 4 ये, 8 इसमें कोने होते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे किनारे। किनारे कितने 12, ऊपर 4, बीच में 4, और नीचे भी 4। तो यहाँ पे हमारे पास में किनारे कितने हो गए 12। तो हम वही देखेंगे, सेम वही सिचुएशन है जैसा कि घन में थी। फलक थे 6, कोने थे 8 और किनारे हो गए 12। ये सिर्फ आप बेसिक समझ के लिए, क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आ जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बाकी इसमें क्वेश्चन
आगे पूरे फॉर्मूला बेस्ड या फिर मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें सारी आकृतियों की जब आपके पास में समझ हो जाएगी तो उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। अब वही घनाभ का हम देखेंगे। घनाभ का आयतन, सबसे पहले आयतन देखते हैं कि आयतन कैसे, जैसे मैंने घन में बताया कि घन की तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए उन तीनों को गुणा किया था और आया था हमारे पास में भुजा का क्यूब। लेकिन इसमें तीनों अलग अलग होती है, इसलिए इसका आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कोई घनाभ है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इन तीनों का गुणा, लंबाई को एल से लिख सकते हैं, ऊंचाई को हाइट एच से लिख सकते हैं, चौड़ाई को बी से लिख सकते हैं, बी या डब्ल्यू जिससे भी आप लिखना चाहें। तो एल बी और एच, तो सीधे से इसका घनाभ का आयतन क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अभी के अभी। क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर आप और शॉर्ट में याद करना चाहें तो मैंने बताया लंबाई को लिखते हम एल, चौड़ाई को लिखते हम बी और ऊंचाई को लिखते एच। तो ये आप सीधे सीधे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एल बी एच। घनाभ का आयतन क्या हुआ, एल बी एच। फिर हम देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, वही घनाभ के जो 6 पृष्ठ हैं, मैंने बताया कि इसमें ये 2 पृष्ठ बराबर होते हैं, आगे पीछे वाले ये 2 पृष्ठ बराबर होते हैं और ये 2 पृष्ठ बराबर होते हैं। यानी कि आप इस पृष्ठ का एक बार क्षेत्रफल निकाल लो, इस पृष्ठ का एक बार क्षेत्रफल निकाल लो और इस पृष्ठ का एक बार क्षेत्रफल निकाल लो, उन तीनों को डबल कर दोगे तो पूरे 6 पृष्ठ का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे, वर्ग में हमने देखा था कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत में देखा था लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, एक बार ऊंचाई है, तो इसमें कैसे होगा कि एक बार होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, जब नीचे वाला निकालेंगे ये देखिए आप, ये लंबाई और ये चौड़ाई, जब हम इस पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर रहे हैं, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। जब हम इस पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जब इस पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और जब हम इधर वाले पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, लंबाई इंटू ऊंचाई। मान लीजिए ये एक आयत है तो इसमें क्या हो रहा है, लंबाई इंटू ऊंचाई, इससे इसका ये निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू ऊंचाई ये निकल गया। और इन्हीं को हम डबल कर देंगे तो इस पूरे का आपके पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कि आप इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें, वही मैंने बताया, ये एल होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको इसको एक कविता की तरह याद कर लेना है, जैसे आप बचपन में कोई कविता या पोइम याद करते थे, उसी तरीके से 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये आपको जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको इंग्लिश में भी अगर देखेंगे 2 एल बी बी एच एच एल, एक शॉर्ट में 2 एल बी बी एच एच एल, शॉर्ट में आपको इसको याद कर लेना और अभी के अभी कर लेना है। इसको याद करोगे तभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, 2 एल बी एल बी बी एच एच एल, इस तरीके से। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ आपने 2 फॉर्मूले देखे, घनाभ का आयतन क्या हुआ, एल इंटू बी इंटू एच, और ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे वही घनाभ का विकर्ण, यानी कि वही जो घनाभाकार कोई कमरा है, उसमें आप अगर देखिए तो सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, जो कि उस कोने से लेकर के और इस कोने तक सबसे लंबी छड़ जो एक विकर्णाकार विकर्ण में रखी जा सकती है, और ये होता है विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला है लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। यानी कि अंडर रूट के अंदर है आपके पास में, अंडर रूट के अंदर है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपके पास में हो गया विकर्ण का फॉर्मूला। वही आपको 3 फॉर्मूले इसमें याद करने, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का ये आयतन हो गया और घनाभ का ये विकर्ण हो गया। ये 3 फॉर्मूले तो आपको अभी के अभी याद कर लेने, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और एल इंटू बी इंटू एच, और एल इंटू बी इंटू एच।
और घन आपका विकर्ण क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। चले हम आगे इनके क्वेश्चंस पे, इनके क्वेश्चंस करेंगे हम अभी के अभी। जैसे कि एक घनाभाकार टंकी है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है, घन आपके हमें दे दी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या क्या दी, 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2 LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपको शॉर्ट में भी ये फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, कैसे भी आप इसको याद करो। ये आपको याद है तो आप सीधे सीधे इसका मान रखते हुए चलेंगे। कैसे? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 3 इंटू 4। मैं एक बार लिख देता हूँ, वरना बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम इनको डायरेक्ट करेंगे। तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। आगे इसको सोल्व कर लेंगे। 2 गुणा 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18। वो इसको जोड़ेंगे, 18 12 30, 54, और ये हो जाएगा हमारे पास 54 × 2 = 108। ठीक है, कैसे निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अंदर सीधे सीधे इसका मान रख दिया। मान रख करके आपके पास में केवल गुणा करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आने चाहिए, मैंने फर्स्ट क्लास से कहता आ रहा हूँ। तो जोड़ बाकी गुणा भाग आप करेंगे, बाकी पूरी प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल जाएगा 108। अब हम देखेंगे घन आपका आयतन कैसे निकालेंगे। वही हमने देखा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई क्या है 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 6, 4 × 3 = 12, 12×6 = 72, ये आ गया 72। अब आप इसमें देखते हैं कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, कहाँ आपके पास में मीटर लग रहा है, कहाँ मीटर स्क्वायर लग रहा है और कहाँ मीटर क्यूब लग रहा है। जब इस तरीके से आप कंफ्यूज होते थे तो मैं आपको एक छोटे से रूप में तो मैं आपको बता दूं, जहाँ भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे वह आपके पास में उसकी जो इकाई आएगी वो आएगी स्क्वायर में। कैसे? जहां भी आपने क्षेत्रफल निकाला, चाहे वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, घन का क्षेत्रफल हो, घनाभ का क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठ, कोई सा भी अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो वहां पे उसकी इकाई हमेशा आएगी स्क्वायर में। और जहां पे आप आयतन निकालोगे, किसी का भी आयतन निकालो, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोला, बेलन, शंकु, किसी का भी आप आयतन निकालोगे वहां पे उसकी इकाई आएगी क्यूब में। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके की आपके पास में इकाई आएगी। कई बार ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर क्यूब। और आपके पास 72 तो आ गया, आगे क्या लगाना है उस चीज में कंफ्यूजन होता है। तो आप ये देख लीजिए, आयतन आए तो क्यूब आएगा और क्षेत्रफल आए तो स्क्वायर आएगा। और वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे ये था 3 मीटर, ये था यहाँ पे 3 मीटर, ये था यहाँ 4 मीटर और ये था यहाँ पे 6 मीटर। तीनों ये मीटर में थे, तो मीटर को मीटर से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इस मीटर से गुणा किया तो ये मीटर क्यूब। इसलिए आयतन में हमेशा 3 चीजें गुणा हो रही होती है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा हो, चाहे त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई गुणा हो, हमेशा किसी भी तरीके से 3 चीजें गुणा होगी। इसलिए उसका आयतन में जब भी उसकी इकाई आएगी तो क्यूब में आएगी। अब आपको क्वेश्चन करना है, आपको इतना ज्यादा मैथ्स इतना नहीं समझना कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे। आपको वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपका टारगेट भी यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, और मेरा भी पर्पज ये है कि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। तो यहाँ आपके पास में आयतन जब भी आए तो ये क्यूब वाली इकाई होगी, और जब यहाँ पे क्षेत्रफल किसी भी तरीके का क्षेत्रफल हो तो यहाँ पे स्क्वायर वाली इकाई होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और जब आपके पास में सीधा किसी एक चीज का मान पूछे, जैसे त्रिज्या का, भुजा का, ऊंचाई का, लंबाई का, चौड़ाई का, कुछ भी मान पूछ रहा है, सिंगल कोई चीज पूछ रहा है, सिंगल डिजिट, ना तो क्षेत्रफल पूछ रहा ना आयतन पूछ रहा, तब वो जो डिजिट जो इकाई आएगी वो सिंगल आएगी। यानी कि जो अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्वेश्चन में अगर मीटर में तो मीटर में आ जाएगी, लीटर में तो लीटर में आ जाएगी, जो भी है वो सिंगल डिजिट आएगी। तो कहाँ आपके पास सिंगल डिजिट आनी है, कहाँ आपके पास में डबल स्क्वायर वाला आनी है इकाई यूनिट, और यहाँ पे ये यूनिट आएगी क्यूब वाली। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये गलती आपके पास नहीं करनी। कई बार ऑप्शन इस तरीके से देते हैं कि 72 मीटर क्यूब है या 72
मीटर स्क्वायर है, ये 72 मीटर है। आपके पास 72 तो आ गया, लेकिन इसमें कंफ्यूज होकर के आप गलत कर जाते हैं। यहाँ आयतन में क्यूब, क्षेत्रफल में स्क्वायर, और कोई एक विमा या कोई एक चीज का मान पूछे, त्रिज्या, ऊंचाई वगैरह, तो सिंगल। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने देखा था अधिकतम रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई। जब अगर आपको इस तरीके से पता है कि अधिकतम रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होता है, विकर्ण, तो आप इस क्वेश्चन को देख के कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ कौन सी होगी, आप इसका मान सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसमें सीधे से उठा करके इसका मान रख देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपने किया, और ये आएगा पूरा अंडर रूट में। आपको इसके स्क्वायर के मान अगर याद है, आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में स्क्वायर का मान काम आ रहा है, स्क्वायर और क्यूब आपको याद करनी ही है। आप क्वेश्चन करते करते आपको वैसे भी थोड़े बहुत टूटे फूटे याद हो जाएंगे, इससे अच्छा है आप इसको स्टार्टिंग में आज इस क्लास के साथ में खत्म होते ही इन सबको आप याद करेंगे। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो देखने के जस्ट बाद जैसे आप खत्म करते हैं, तो ये जो फॉर्मूले हुए घन के, घन आपके स्क्वायर, क्यूब रूट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का मान, इसको आप अलग से पेपर में लिख करके इसको याद करेंगे आज के आज, ताकि आपकी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस क्लास में आपको ये वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। जब इनको आप जोड़ेंगे, 4 4 8 9 और 289, 289, अगर आप उसको टेबल को याद कर लेंगे तो आपको पता है कि 289 17 का अंडर रूट होता है। तो आप सीधे सीधे इसका मान निकाल लेंगे। और ये अधिकतम लंबाई की छड़ कौन सी होगी, सिंगल चीज पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई, सिर्फ एक डिजिट पूछा लंबाई, तो इसलिए ये लंबाई भी सिंगल सिंगल बस मीटर में होगी, यूनिट इसकी मीटर। यहाँ क्षेत्रफल या आयतन पूछता तो स्क्वायर और क्यूब हो जाता। तो ये देखिए आप, आपको अगर ये याद है कि 289 किसका होता है, 17 का, 289 17 का स्क्वायर आपको याद है, तो आप सीधे से कर सकते हैं कि 17 जब 289 का अंडर रूट आएगा तो आप सीधे सीधे उसका मान 17 रख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं। एक फॉर्मूला है कि किसी घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब आपसे पूछे जाए कि कोई घनाभाकार कमरा है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब घन में तो क्या है कि पूरी 6 की 6 पृष्ठ आपके पास में बिल्कुल सेम थी, तो वहां पे तो आपने 6 इंटू भुजा स्क्वायर की जगह 4 इंटू भुजा स्क्वायर कर दिया। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता, घनाभ में ऊपर वाली अलग, इधर वाली अलग और इधर वाली अलग, ये सब अलग होती है। इसलिए जब आपके पास सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको स्पेशली याद रखना है कि ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों हटेगी। अब ऊपर वाली और नीचे वाली में क्या होता है, नीचे भी क्या होता है, ये आप देखिए घनाभ, जब आप इस तरीके से घनाभ को देखेंगे तो जो नीचे वाला पृष्ठ है, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये तो लंबाई और ये होती है चौड़ाई। ये होती है आपकी चौड़ाई। तो नीचे वाले पृष्ठ में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ऊपर वाले पृष्ठ का भी सेम यही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तभी तो हम गुणा करते हैं 2 से। तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाले पृष्ठ इसमें हटेंगे। तो जहां हमारे पास में ये फॉर्मूला था, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इसमें से ये वाला मान आपके पास में हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, सिर्फ ये चीज बचेगी। ये दोनों पृष्ठ, इसमें आपके पास में ये चारों पृष्ठ, ये आ जाएगी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इधर वाली और इधर वाली। इसलिए आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया पहले कि उस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बनाए, तो आपको ज़्यादा अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं। आप उसमें याद रख सकते हैं कि उस फॉर्मूले में आप जब नीचे और ऊपर वाला पृष्ठ हटा देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वही अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो जहां हम लिख रहे थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो वहाँ एल बी हट जाएगा, तो 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ये शॉर्ट में आप याद रख लेंगे, इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा आसान है इसमें।
तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, किसी घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला इस तरीके से आता है कि यदि तीन घनाभ, घनाभ के तीनों ओर के पृष्ठ, जब एक कोने को देखते हैं उस कोने पे तीन पृष्ठ जो मिल रहे हैं, इधर वाला और नीचे वाला, इन तीनों पृष्ठों का आपके पास में क्षेत्रफल दिया हुआ हो सीधे सीधे। अगर आपको न लंबाई दे, न चौड़ाई दे, न ऊंचाई दे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे करके पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दे सीधे सीधे, और फिर आपसे पूछे आयतन, तो इस तरीके से आपके पास में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। यदि किसी घनाभ के तीन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, क्रमशः एक्स, वाई और जेड है, कुछ भी हो सकता है, 10 20 30, 5 10 15, कुछ भी आपके पास में, कुछ भी इसका तीन पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका आयतन कैसे निकलेगा, सीधे सीधे अंडर रूट में एक्स, वाई और जेड, अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड, ये आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आयतन। जैसे कि ऐसा कैसा हम इक्वेशन करेंगे, ये रहा, एक घनाभ के तीन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः 12, 20 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ क्षेत्रफल में ये मान दिए हुए हैं, इसलिए पहले से इन पे स्क्वायर लगा हुआ है। तीन पृष्ठों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पहले से स्क्वायर क्यों लगे हुए, क्योंकि ये क्षेत्रफल का मान है। तो ये 12, 20 और 15 है। तो आपको पूछा गया है क्या, कि घनाभ का आयतन ज्ञात करो। जैसा कि अभी बताया आपको, इस तरीके से जब तीन पृष्ठ दिए हुए तो उसका आयतन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स, वाई और जेड, यानी कि इसमें सीधे एक्स वाई जेड का आपको मान रखना है अंडर रूट में। अंडर रूट एक्स का मान 12, 20 और 15। अभी तक तो आपको इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप सीधे वैल्यू उठा करके पुटअप कर रहे हो और आपको बस जोड़ बाकी करना है, आप बिल्कुल सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लोगे। ये हो गया 15 30 इंटू 12, ये हो गया 3600 अंडर रूट में। अब जब अंडर रूट में 3600 है, जब इस तरीके की संख्या आ गई, तो आप सोचेंगे कि सर इस तरीके की अंडर रूट इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन एक टेक्निक होती है, जब भी इस तरीके के अंडर रूट आते हैं तो कोई एक निश्चित संख्या ऐसी आती है जिसका मान आपके पास में बहुत इजीली निकल जाता है। आपको पता है 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6। ठीक है, 36 का अंडर रूट होता है 6, और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो का जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे बचेगी 1 जीरो। इसको अलग से अगर देखें तो 2 जीरो का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इन 2 जीरो का मतलब है ये 100, एक आगे लगा देंगे तो इन 2 जीरो का पूरा मान बनेगा 100, और 100 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 10। इसीलिए जब आपके पास में ये 2 जीरो है तो इसका अंडर रूट तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बाहर 1 जीरो। और अगर ये 2 जीरो है, इसका आपको क्यूब रूट, 3 जीरो है, 3 जीरो है, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल, तब भी इसका मान आएगा 1 जीरो। यदि आप मान लो आपको अंडर रूट निकालना है और यहाँ पे आपके पास में 4 जीरो, 4 जीरो है, तो अंडर रूट के बाद में बाहर जा करके सिर्फ 2 जीरो आएगी। तो इसलिए ये सिर्फ एक समझाने के लिए मान क्या था 3600। तो 3600 का अगर आप देखते हैं तो 36 का मान होता है 6 अंडर रूट में, और 2 जीरो का अंडर रूट में मान होता है 1 जीरो। आप इस चीज़ को आपको पता है तो आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, सिर्फ वो दिखने में बड़ी होती है, आप इसको करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये आपके पास मान आ गया 60, और ये है आयतन। ठीक है, आपके पास में आयतन है तो ये 60 क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। ये गलती अब आप बिल्कुल नहीं करेंगे, जहां आयतन पूछा है तो वहां यहाँ पे इसका, ये सेंटीमीटर जिसमें भी मान दिया हुआ है उसका क्यूब। ये बचपन में ये इस चीज़ के बहुत नंबर करते थे, जब भी छोटे न्यू टाइप वाले क्वेश्चन आते थे 10th 12th 8th में, तो आप यहाँ कहाँ क्यूब लगाना है, कहाँ स्क्वायर लगाना है, बहुत कन्फ्यूज होते थे। तब किसी ने इस तरीके से नहीं बताया कि जब आयतन आएगा तो वहाँ पे आएगा क्यूब, और जहाँ क्षेत्रफल आएगा वहाँ आएगा स्क्वायर। अगर इतनी सी बात हमें पता होती तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते। और हमारे पास में ये डर बैठने की वजह ये है क्योंकि हमने इन चीज़ों को कभी पूरा सा खोल के इस तरीके से नहीं पढ़ा कि काम है, स्क्वायर भी काम आ रहे हैं, क्यूब भी काम आ रहे हैं, और उसके साथ में आपके पास में परसेंटेज भी काम आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो डाइवर्सिफाई, आपको अलग अलग तरीके से सारे टॉपिक इसमें काम आ रहे हैं। जब आप उन सारे टॉपिकों के आप फॉर्मूलों को याद करते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए चलोगे तो ये टॉपिक तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ होता है, फॉर्मूले के अंदर आपको मान रखना है। इसमें कोई सांख्यिकी जैसे आपको थ्योरेटिकल दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी इसमें सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको मान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसी तरीके से, अगर आपको ये क्लास आसान लग रही है तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो घनों के आयतनों का अनुपात है 64:27। मैंने कल बताया था कि आयतन भी हमारे पास में काम आते हैं। तो दो घनों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब हमें पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वही भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होती है आयतन का फॉर्मूला। जब मैंने बोला था कि दो चीज़ों का अनुपात आपको दिया हुआ हो
तो उनके दोनों के फॉर्मूले का अनुपात आपको रख देना है, यानी कि एक तो फॉर्मूला बटा दूसरे का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को अलग अलग कैसे करेंगे, ये भी ए ये भी ए, तो या तो A1 नाम दे दो और इसको A2 नाम दे दो। दोनों का फॉर्मूला बराबर उनकी संख्याओं का अनुपात, यानी कि संख्याओं के बटे में। इस तरीके से हम रख देंगे। अब यहाँ A1 और A2 का मान हमें निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। घनमूल हमें निकालना है, इधर भी घनमूल तो इधर भी घनमूल। तो वही, इससे तो ये क्यूब कट जाएगा, इससे ये क्यूब कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आपके पास बचा A1 और यहाँ पे आया आपके पास में A2। और ये 64, 64 किसका क्यूब होता है, हमने शुरुआत में देखा कि अगर 4 को 4 से गुणा करें तो 16, और 16 को फिर 4 से गुणा करें तो आ जाएगा 64। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आएगा हमारे पास में 64, यानी कि 64 हो गया 4 का क्यूब। इसी तरीके 27 किसका क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब होता है 27। तो ये आपके पास में आ जाएगा इसका मान 3। ए का मान, A1 का मान 4 और A2 का मान 3। दोनों दोनों घनों की भुजाओं का आपके पास में मान पता है, और पूछे क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, वापस से उनको दो फॉर्मूलों का अनुपात पूछना है। किस किस फॉर्मूले का, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और आपको दो भुजाएं पता है कि एक घन की भुजा 4 है और एक घन की भुजा 3 है। तो इनमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 4 का स्क्वायर और दूसरे का अनुपात रखेंगे वही 6 इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरीके से दोनों फॉर्मूले में आप इनको जमा देंगे, अनुपात निकालना है। अनुपात के अगल बगल में अगर सेम संख्या होती तो वो कट सकती है, यहाँ भी 6 कट गया, यहाँ भी 6 वो कट गया। अब आपके पास में क्या बचा, 4 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या बचा 16, और 3 का स्क्वायर क्या बचा 9। तो 16 अनुपात 9 आपके पास में इसका मान आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और यही हमारा आंसर है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। किया क्या हमने, दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों को नीचे रखा और दोनों का मान नीचे रखा, सिर्फ इनका क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकाला। A1 अपॉन A2 बराबर 4 और 3, दोनों की भुजा आ गई। अब 4 और 3 हमें भुजा पता है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो 4 और 3 से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर में आप दोनों को अलग अलग रख दोगे और काट के ये आ गया हमारे पास में इसका अनुपात। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाला और हमारे पास में अनुपात वाली चीज हमने पहले देख ली है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अब तो आपको याद हो ही गए होंगे कि कहाँ भुजा क्यूब काम आ रहा है, आयतन बराबर भुजा क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, और इनको पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तीन घनों की भुजाएं दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इनको पिघला करके नया घन, आपको ये वर्ड पकड़ना है क्या, पिघला करके, पिघला करके नया घन बनाया, तो इनका नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जहां आपको पिघलाना है, कुछ भी चीज भरनी है, उसके अंदर कितना भरा हुआ है, किसी की मिट्टी खोद करके बाहर निकाल रहे हैं, किसी को पिघला करके कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, वहां पे आपके पास में काम आएगा उनका आयतन। आपको आयतन का मान काम आएगा। तो सबसे पहले तीनों घनों की भुजाएं ये दी हुई है, तीन घन हमारे पास में दिए हुए, एक छोटा बड़ा और बड़ा, इस तरीके से तीन घन दिए हुए। उनको पिघला करके हमारे पास कितना मटेरियल आएगा, तो उस चीज का मटेरियल, हमें मेटल कितना है, उस मेटल का पता करने के लिए हमें उसके पहले आयतन निकालने पड़ेंगे। यानी कि घन एक का क्यूब, जैसे फर्स्ट वाले घन का क्यूब प्लस सेकंड वाले घन का क्यूब और थर्ड वाले घन का क्यूब। जब हम इस तीनों के आयतनों का क्यूब निकाल लेंगे, इनके आयतनों का मान निकाल लेंगे और उनके आयतनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास पता लग जाएगा टोटल मटेरियल कितना है। तीनों को पिघलाएंगे तो ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं। फर्स्ट वाले का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, सेकंड वाले का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और थर्ड वाले का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तीनों को हम पिघलाएंगे, पिघला रहे हैं तो इसका मतलब आयतन काम आ गया। आयतन काम आया तो तीनों का टोटल आयतन कितना है ये हम निकालेंगे। तो यहाँ वही, जैसे कि आपको अगर क्यूब याद है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1। ये मान मैंने सीधे वापस टेबल बता देता हूँ, सीधे इस टेबल से
उठा करके रखा है, ये रहा 8 का क्यूब कहाँ गया, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। इस तरीके से जब हम उठा करके इसमें मान रखेंगे तो सीधे के सीधे मान आ गया, इसको जोड़ देंगे 6 2 8 1 9, 1 1 2 5 और 2 7, 729। 729 हमारे पास में क्या है, पूर्ण संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन हमारे पास में है 729 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में, तो 729 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में संपूर्ण आयतन है। ये पूछ रहा है कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि संपूर्ण आयतन क्या है। अब ये बताया कि एक कोई घन बन गया इन तीनों को जोड़ने पे, पिघला करके इन तीनों घनों को जब जोड़ा तो एक नया जो घन बना उसका आयतन है ये आयतन हमारे पास में आ गया। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने वही बताया कि आयतन से जब हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे तो आयतन से पहले निकालेंगे भुजा और भुजा से निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन से भुजा कैसे निकालेंगे, ये आयतन है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि भुजा क्यूब। भुजा क्यूब हमारे पास में क्या है 729, तो वही भुजा का मान क्या आ जाएगा, 729 किसका क्यूब होता है ये आपको पता है, तो आपका मान आ जाएगा कि भुजा का मान आ गया 9। अब आप समझ गए होंगे कि क्यूब और स्क्वायर कहाँ काम आएंगे, कि 729 के जब आप क्यूब रूट करेंगे, इसका करेंगे क्यूब रूट और इसका भी करेंगे क्यूब रूट, तो इससे तो कट जाएगा रूट से ये 3, ये क्यूब रूट से कट जाएगा 3 क्यूब, और ये इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 9। 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का क्यूब रूट होगा 9। भुजा का मान हमारे पास में आ गया 9, तो यहाँ ऊपर करता हूँ, भुजा का मान 9 आ गया, तो हमारे पास में नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर आपके पास में फॉर्मूला होता है, तो 6 इंटू 81, यहाँ पे हम कर देंगे गुणा सीधे, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, ये हो गया 486 नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा, ये हो गया इसका आंसर। क्या करा कि 3 घनों की हमें भुजाएं दी हुई थी और उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। पिघला रहे, मैंने क्या बताया कि जहाँ पिघलाने की चीज आएगी वहां पे आपको उनका आयतन काम में लेना होगा, और आयतनों को पिघला करके नया घन बना रहा है तो तीनों का आयतन निकाल के उनको जोड़ के नए घन का आयतन निकाल लेंगे, तो ये आ गया आपके पास नए घन का आयतन। अब नए घन का आयतन जहाँ 729 है तो नए घन की भुजा क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट करोगे, भुजा क्यूब का मान आपके पास 729 है तो भुजा क्या आ गई 9। भुजा जब आपके पास में 9 आ गई, भुजा आपके पास 9 है तो आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर मान रखेंगे, ये आ गया आपके पास में 486। इस क्वेश्चन को आप दोबारा कर लोगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किया है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको इसकी टर्म पकड़नी है कि पिघला करके करना है, तो आपको घन का जब पिघला के बात चल रही है तो वहाँ पे आपको आयतन निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 स्टेप करनी पड़ेगी, आयतन से पहले आपको भुजा निकालनी है ताकि उस भुजा से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सके, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो ही गया होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, घन घनाभ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, ये आप जितने अब कर रहे हो ना ये क्वेश्चन, पिछले 1-2 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रीट, पटवारी, एलडीसी और जितने भी जो मैथ्स के जो पेपर है उन सब में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। वीडियो, जहाँ भी मैथ्स की ये वाले टॉपिक के क्षेत्र में थी उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न यही रहते हैं, आपके पास में संख्याएं बदल सकती है, आप इन तरीके के पैटर्न को भी आप एक बार सब कर लोगे तो आपके पास में यही संख्या 8, 6 और 1 की जगह आपके पास में कुछ और आ जाएगा, 12, 13, 17 इस तरीके से कोई भी संख्या आ जाएगी और आपको मान निकालना है, प्रोसेस पूरी यही करनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 3 और 2 है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है 5, 3 और 2,
और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 सेंटीमीटर। ये देखिए आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका अनुपात हमें दिया है 5:3:2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमें 558 सेंटीमीटर, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, दो नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी सबसे लंबी कोर का माप क्या होगा? सबसे लंबी कोर, कोर क्या, वही भुजा जो हम देख रहे थे शुरुआत में। हम फलक ये इसी तरीके से बताए गए थे, फलक क्या होते हैं, पृष्ठ क्या होते हैं, कोने क्या होते हैं। जैसे कि आप फलक, फलक वही फलक, कोर, भुजा, जो आपके पास में एक ही चीज होती है। फलक पे आपने देखा होगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। आगे चलेंगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दिया है, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, इसका अनुपात हमें दिया है 5:3:2, 5:3:2। जब हमें ये अनुपात दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम सबसे पहले अनुपात से हम कोई संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। हम मान लेंगे इन संख्या को सब हम एक से गुणा करते हैं, तो ये एक अनुपात के कन्वर्ट होकर के एक संख्या में आ जाती है। यानी कि लंबाई क्या है आपके पास है, माना 5x, लंबाई 5x है, चौड़ाई आपके पास में 3x है, और ऊंचाई आपके पास में 2x है। यहाँ अनुपात हट गया, ये x में इसलिए माना ताकि हम एक कोई निश्चित संख्या से हम इसको गुणा करके मान लेते हैं कि ये सबको x से गुणा करने पे वो संख्या आ जाती है। अब वो संख्या आ गई, उससे हम निकाल लेंगे मान, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप सीधे सीधे मान रखेंगे, तो 2 इंटू 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। इस तरीके से जब आप गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में कि जब इस तरीके से गुणा होंगे तो पहले संख्या को संख्या से करेंगे, तो 5×3=15, और फिर x को x से करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 2 बार x आ गए। इसी तरीके से जब हम करेंगे 3 इंटू 2 6, और x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, और x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे जब हम इनको जोड़ेंगे तो संख्या में संख्या जोड़ देंगे, और एक्स स्क्वायर, ये मान लो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अब बाकी की सारी संख्याएं जुड़ जाएगी। 15 10 25 और 6 31, ये आ गया 31 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके पास 62 एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास किसका मान आया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास में क्या आया 62 इंटू एक्स स्क्वायर, और किससे आया, इनसे, भुजाओं से, 5 3 और 2, ये भुजाओं के अनुपात थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के। तो लंबाई चौड़ाई के ऊंचाई के अनुपात से हमारे पास संपूर्ण से पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 62 एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी एक मान दिया हुआ है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है और ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है दूसरे रूप में, जहाँ एक्स का मान हमें पता नहीं है। तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो एक चीज के, एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे नहीं, दो अलग अलग कोई भी मान नहीं होंगे, सब सेम होंगे। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है क्वेश्चन में, 558 बराबर हमारे पास में क्या है 62 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब बराबर में रखेंगे, वही तराजू के दोनों तरफ रखेंगे, तब इस तरीके से हम इसको इधर से काट के और एक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ 62 को इधर ले जाइए, यानी कि ये क्वेश्चन करता हूँ मैं नेक्स्ट आगे। 558 में 62 को इधर ले जाइए, और यहाँ पे आपके पास में बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये गए 31 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 9। ठीक है, अब आप इसको आगे काटेंगे, 31 अभाज्य संख्या होती है, आपको पता है 31 अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ पे कोई संख्या आ रही है और इधर स्क्वायर में मान है, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, और आप इसको भाग सीधे 31 का पहाड़ा जब इसमें बोल के देखेंगे, 31 का इसमें जाएगा 9 बार।
आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वही 31 इस तरीके से आप भाग दे करके देख सकते हैं। 31 का 9 बार इसमें भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। और जब एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो एक्स का मान आ गया 3। जब इस पे आप पूरे पे अंडर रूट लगाएंगे, एक्स का मान आ गया 3। अब यहाँ आपके पास सिर्फ एक्स का मान आया है। क्वेश्चन देखो 3 ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो आप सबसे पहले 3 करके आते, क्योंकि एक्स का मान आ गया तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी प्रोसेस करके एक्स का मान आया तो 3 आंसर होगा, लेकिन नहीं। आगे पूछा है उसकी सबसे लंबी कोर का माप क्या होगा, यानी कि उसकी सबसे लंबी भुजा का मान क्या होगा। अब उसकी सबसे लंबी भुजा का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपको 3 एक्स का मान आया है, एक्स का मान 3 आया है, तो यहाँ पे आपको सब जगह 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 3, यानी कि ये आ गया 15। ऐसे यहाँ पे 3 × 3 9, और ये 3 × 2 6। इसका मतलब ये सबसे लंबी कोर है। ये 9 और 6 तो छोटी, 15 सबसे लंबी कोर है, तो इसका मान आ गया 15। तो यहाँ आपके पास में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, जिसका अनुपात था 5 3 2। अनुपात में जब दिया हुआ था 5 3 2, तो उसको भुजाओं में कन्वर्ट करने के लिए माना कि वो सब भुजाएं एक्स से गुणा करते हैं, तो 5x 3x 2x ये उसकी भुजाएं हैं। अब ये उसकी भुजाएं आ गई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, इस फॉर्मूले में रख करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 62x²। 62x² हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और क्वेश्चन बोल रहा है 558 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इन दोनों को बराबर रखा। 558 में 62 का भाग देंगे, और ये आ गया एक्स का मान 3। एक्स का मान 3 आया, तो 3 को हम वापस से क्वेश्चन में रखेंगे, तो हमारे पास में सब जगह एक्स का मान रखेंगे। इस तरीके से एक्स का मान रखेंगे तो सबसे लंबी भुजा का मान आ जाएगा 15। 3 × 5 बराबर 15। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज का भी ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ये सारी पीडीएफ ऐसे कैसे अवेलेबल करवा दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी आपको ये क्वेश्चन तो खुद को करना चाहिए, जब आपने एक बार ये क्लास देख ली तो आपको सिर्फ इसमें देख देख के नहीं उतारना, आपको खुद करना चाहिए। रफ कॉपी में आपको ये क्वेश्चन जहाँ नहीं आए वहाँ पे आपको इसको देखना चाहिए दोबारा से चला करके। अब आगे देखते हैं। एक घन की भुजाओं में 100% वृद्धि की जाती है, तो घन का आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2022 में। फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन है, वही घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है। मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत वाला आपको चैप्टर काम आएगा, तो इसलिए आपको वो चैप्टर भी आपको हल्का फुल्का देखना था। कल मैंने आपको इसके बेसिक फॉर्मूले बताए थे। तो कैसे कि घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जा रही है। माना एक घन की भुजा क्या है? एक्स। आप वही एक्स की तरह से मान करके चलेंगे कि एक्स, और फिर एक्स में आप वृद्धि करेंगे एक्स का 100%, 2x 3x, इस तरीके से जब आप मान करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कोई भी एक संख्या मान लीजिए, मैंने बताया था 10 20 100 इस तरीके की संख्या मानेंगे तो कटने में आसान होती है। तो इसलिए हम जैसे एक मान लेते हैं कि माना हमने एक्स नहीं मान करके, एक्स वाला तरीका थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए हम एक्स नहीं मान करके यहाँ मान लेते हैं हम कोई संख्या है 10। माना माना वो संख्या हमारे पास क्या है? 10। तो 10 क्या है? घन की भुजा। भुजा में 100% वृद्धि। अब जहाँ आपको पता है कि 100% आपको वृद्धि करनी है, तो मैंने कल आपको बताया 10% वृद्धि करनी है तो 110/100 से गुणा करो। 20% वृद्धि करनी है तो 120/100 से गुणा करो। 100% वृद्धि करनी है तो वही 100 + 100/100, यानी कि आपको किससे गुणा करना है? 200/100 से गुणा करना है। ठीक है, 100% वृद्धि, जब 10% वृद्धि करनी थी 100 + 10/100, यानी कि 110/100 से गुणा कर रहे थे। तो यही आपको जहाँ 100% वृद्धि करनी है तो 200/100 से गुणा करेंगे। तो हमने क्या माना? भुजा का मान है 10 और उसमें वृद्धि करनी है 100%। तो 100% वृद्धि करने के लिए 10 × 200/100, वही आप यहाँ 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट देंगे, आपके पास आ जाएगा मान 20। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि घन की भुजा में 100% की वृद्धि की, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि पहले आयतन कितना था और अब जो नया आयतन हुआ है वो कितना हुआ है, ताकि उनमें हम प्रतिशत वृद्धि निकाल सके। पहले आयतन कैसे था? यानी कि ये भुजा थी 10। 10 से अगर हम इसका आयतन निकालें तो आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब। इसका मतलब आया 10 × 10 × 10, ये आ गया आपके पास में 1000। क्या हो गया? घन का आयतन। पहले घन का आयतन जब हमने 10 माना था तब हमारे पास आयतन आ रहा था 1000। अब हमारे पास में जब 100% वृद्धि कर दी, आप ये देखो
जब 100% वृद्धि कर दी तो हमारे पास नई भुजा हो गई 20, और अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 20 का क्यूब। 20 का क्यूब हो जाएगा तो वही 20 × 20 × 20, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा किया तो 8, और वही 0 0 0 3 बार 0 है तो आप इसे कैसे 3 बार 0 लिख देंगे। ये हो गया 20 का क्यूब 8000। जीरो को जब गुणा करते हैं तो ऐसे कैसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो जब पहले 1000 था और अब जब 100% वृद्धि की है तो अब आ रहा है आपके पास में 8000। तो 1000 से आपके पास में कितना बढ़ गया 8000, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई इसको निकालने के लिए हम आगे देखते हैं। 1000 से आपके पास में हो गया 8000, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई 1000 से 8000 हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है इसमें 8000 माइनस 1000 बराबर 7000 की। 7000 की अगर आपके पास वृद्धि हो रही है कितने पे, 1000 पे, 1000 पे 7000 की वृद्धि हो रही है, आपको निकालना है परसेंटेज। आपको सीधे सीधे निकालना है कि 1000 का कितना प्रतिशत बराबर क्या है 7000। आपको ये मान निकालना है कि 1000 का कितना प्रतिशत है 7000। ये आप एक तरह से फॉर्मूले की तरह याद कर लेंगे। कैसे कि 1000 का कितना प्रतिशत है 7000 जब आपको निकालना है तो 1000 को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई भी संख्या आपको पूछे कि 20 का कितना प्रतिशत है 50, या 100 का कितना प्रतिशत है 20, कुछ भी पूछे आपको इस फॉर्म में जमाना है कि 1000 का कितना प्रतिशत है 7000। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। आप एक बार इसको कर लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन है आप इसी फॉर्म में उसको जमाइए, उसी फॉर्म में जमा करके और इसका मान निकाल लेंगे। कैसे 1000 का कितना प्रतिशत है 7000, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1000 की जगह 1000 लिखा, का की जगह आपने लिखा गुणा कितना प्रतिशत, प्रतिशत कितना की जगह कितने, यानी कि ये मान हमें पता नहीं है, कितना की जगह लिखा x, और प्रतिशत जहाँ पे तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि ये हो गया x के नीचे 100, प्रतिशत गया नीचे 100 में, यानी कि कितना प्रतिशत, यानी कि x/100, और बराबर में आपके पास में आ गया 7000। ठीक है, तो 1000 का x/100 बराबर 7000 है। ये आपने ये फॉर्मूले के रूप में इसको लिख लिया, और इसको ऐसे कैसे जमा देंगे, 1000 का कितना प्रतिशत है बराबर 7000, 1000 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत यानी x/100 और बराबर 7000। अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको जमाए, जमा करके आप इसको काट देंगे कैसे, ये 2 जीरो से गई आपके पास में 2 जीरो। अब आपके पास इधर तो बचा 10 इंटू एक्स, और इधर बचा आपके पास में 7000। वही एक्स के इंटू में 10 है तो आप इधर की तरफ ले जाएंगे इसको, 7000/10, 1 जीरो से 1 जीरो गई, बराबर आ गया आपके पास में 700%। ये आ गया। सीधे से आपने क्या किया दोबारा देखेंगे, घन की भुजाओं में 100% वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, घन की भुजा थी 10 मान लिया, घन की भुजा में हमने 100% वृद्धि की यानी कि हो गई 20। आप कुछ भी चीज़ सोचो कि कोई भी संख्या है आपके पास में, उसको हम 100% वृद्धि करें यानी कि उतनी संख्या हम उसमें और जोड़ दे तो वो हो जाती है डबल। इसलिए 10 का हो गया 20, सीधे सीधे बहुत सिंपल टर्म थी कि 10 का 20 हो गया। 10 का हिसाब से आयतन कितना रहा है 1000, 20 के हिसाब से आयतन कितना रहा है 8000। तो सीधा पूछा है कि घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कि 1000 से जब 8000 हुआ तो वृद्धि कितनी हुई 7000 की, 7000 की वृद्धि हुई। तो अब हमें ये पता करना है कि 1000 का कितना प्रतिशत है 7000, 1000 का कितना प्रतिशत है 7000, ये पता करने के लिए 1000 का कितना यानी x/100 प्रतिशत 100 और 7000, फिर इसको काट देंगे आपके पास आ जाएगा 700%। और यही क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आया था फर्स्ट ग्रेड 2022 में। अगर आपने प्रतिशतता पढ़ ली, काटना आपको आता है, मान आपको क्यूब का आपको मान पता है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप खुद देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन बताया गया था, और सीधे सीधे अगर आपको सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई सोचना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ आती है अगल बगल वाली। मैंने कहा था अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी को नाराज नहीं करना है, तो यानी कि प्रतिशतता आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, ऑब्वियसली टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो दोबारा से हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा हमने घन,
घन की वही भुजा क्यूब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। फिर हमने देखा इसके फॉर्मूले, फॉर्मूले के अलावा हमने बहुत बेसिक से बात करते हुए चले थे, तो हमारे पास में आए थे √2 का मान, √3 का मान, पाई का मान, मीटर को लीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा स्क्वायर और क्यूब्स। स्क्वायर और क्यूब्स आपको बिल्कुल अभी ही याद कर लेने, ये पूरे चैप्टर में आपके पास में ये फॉर्मूले चलेंगे, ये क्वेश्चन चलेंगे। फिर आप बाद में ये लिखोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्यूब, ये बहुत जल्दी कर रहे हो। तो ये जल्दी नहीं है, ये कैलकुलेशन है, जो आप अगर इनको याद कर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आप 8 का क्यूब सीधे 512 लिख सकते हैं। ये कोई जल्दी नहीं कि मैं ऐसे 8 को गुणा करके इस तरीके से नहीं लिखूंगा, और आपको भी नहीं लिखना है एग्जाम में, इस तरीके से आपको गुणा करके नहीं लिखना है। आगे फिर स्क्वायर क्यूब आपने याद किया, इनके बेसिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन किए। फिर हमने देखा घनाभ, घनाभ के वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण हो गया √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का एक फॉर्मूला देखा हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, और एक हमने देखा है जब आपको तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसका आयतन होगा √X Y और Z। इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में हमने देखा ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसी तरीके से आप लाइक और शेयर करते रहिए। तो ये क्वेश्चंस आज हमने पढ़े सिर्फ घन और घनाभ के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, और फिर हम करेंगे इनके मिक्स क्वेश्चन। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की सारी क्लासेज यहीं पे इसी तरीके से अवेलेबल कराई जाएगी। मैथ्स में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो मैथ्स के आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद देखेंगे कि जब तक आप ये पूरी 20 क्लास लोगे तो आपकी मैथ्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बिल्कुल आरोही क्रम में स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम इन सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, और लास्ट में जाते जाते आप खुद इन क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। आप खुद देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन होता है। बस आप विश्वास रखिए और करते रहिए इसी तरीके से कंटिन्यू। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।